नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का सीटों का ऐलान। बीजेपी 160, पासवान 40 और मांझी लड़ेंगे 20 सीटों पर। विपक्ष ने कहा समझौता मांझी का अपमान। भारत और अमेरिका के बीच कारोबार 5 गुना करने का लक्ष्य। वित्त मंत्री का टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने का वादा। विदेशी निवेशकों से मौके का फायदा उठाने की अपील। एसआईटी करेगी झाबुआ ब्लास्ट की जांच। मुख्य आरोपी परिवार के साथ फरार। पीड़ितों को 5 लाख रुपए और नौकरी का ऐलान। दिल्ली में डेंगू से 2 और लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश। इलाज में ज्यादा पैसे वसूलने पर कार्रवाई का ऐलान। और ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पद से हटाए गए टोनी एबॉट। मैल्कम टर्नबुल होंगे देश के नए प्रधानमंत्री। आंतरिक मतदान में 11 वोटों से मिली मात। आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर आज आखिरकार सहमति बन गई। समझौते के तहत अब 243 सीटों में से बीजेपी 160, एलजेपी 40, आरएलएसपी 23 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी का आखिरी समय में बनाया गया दबाव कारगर रहा। उन्हें एनडीए गठबंधन में कुछ अधिक सीटें मिल गई हैं। औपचारिक तौर पर उन्हें 20 सीटें दी गई हैं, लेकिन उनकी पसंद के कुछ उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में बीजेपी के 160 के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को सबसे अधिक 40 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसमें से भारतीय जनता पार्टी 160 सीट लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीट लड़ेगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है। मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर महादलितों का अपमान करने का आरोप लगाया था, लेकिन मांझी ने उसी दांव से बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। उन्होंने गठबंधन में रामविलास पासवान के बराबर सीटों की मांग कर दी। मांझी की पार्टी बेशक नई है, लेकिन उन्होंने बीजेपी से मंझे हुए नेता के अंदाज में मोल भाव किया। इसी मोल भाव के चलते ऐलान में भी 2 दिन की देरी हुई। हम एनडीए के पक्ष की बात कर रहे थे कि जिसका जनाधार है, जो पॉपुलर है गरीबों में, अगर उसको सीट ज़्यादा दीजिएगा, लड़ने का उसको मौका मिलेगा, हम समझते हैं कि उसके उम्मीदवार ज़्यादा जीत के आवेंगे। इसीलिए आप इस पर विचार करें। जो भी सीट का बंटवारा हुआ है, वो सीट का बंटवारा चाहे जितनी संख्या जिसको मिले, वो पार्टी का नहीं है, सब एनडीए का उम्मीदवार है और हर लोगों को जो है एनडीए के उम्मीदवार को जिताना पहला हमारा लक्ष्य होगा। बीजेपी ने इस गठबंधन में अपने लिए 243 में से 160 सीटें हासिल कर ली हैं, यानी उसके पास अभी भी इतनी सीट संख्या है कि वो अपने दम पर सरकार बनाने की महत्वाकांक्षा रख सकती है। लेकिन बिहार का सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि वो प्रचार में अपने सहयोगियों के बिना आगे नहीं जा सकती। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। एनडीए और उसके सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे के बाद विपक्षी महागठबंधन के दलों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी है। कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने बीजेपी पर हमले के लिए जीतन राम मांझी के अपमान को मुद्दा बनाया है। जीतन राम मांझी को मनाए जाने के बाद एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति तो बन गई है, लेकिन महागठबंधन के दलों ने रणनीति के तहत अब मांझी को मिली सीटों को मुद्दा बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मांझी जी के साथ बैठकर समझौता किया, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति के नेता के प्रति किस तरह के विचार हैं और किस तरह से उनको वो डील करते हैं, ये आज देश की जनता ने देखा है। जो व्यक्ति हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, उसको उन्होंने वहाँ पर भिक्षुक की तरह से व्यवहार किया है। हमारे यहाँ मांझी जी के पास 140 एमएलए थे,
वहाँ सीट लड़ने के लिए 20 ही मिली। बॉडी लैंग्वेज देखिए तो मांझी जी कहीं ना कहीं बहुत ही असहज और दुखी लग रहे थे, और जाहिर है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि भाजपा का मूल चरित्र सामंतवादी है और रणवीर सेना को जन्म देने वाले लोग भाजपा में मुखर हैं। उन मुखर लोगों के साथ जो भी थोड़ा बहुत आधार समूह है मांझी जी का, वो बिल्कुल बूथ पे खड़ा होकर के सहज नहीं महसूस करेगा, कम से कम ईवीएम का बटन उसी सिंबल के लिए नहीं दबाएगा। उधर आरजेडी से अलग हुए और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन में बड़े राजनीतिक दल छोटे दलों का इस्तेमाल करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की ही ये सूझबूझ होगी कि समझौता हो, लेकिन जिस तरीके से स्टेट बीजेपी ने इस्तेमाल किया है और मांझी जी को है, तो फर्क क्या है? नीतीश कुमार ने भी लात मारा और इन लोगों ने, स्टेट बीजेपी ने भी इस्तेमाल करके लात मारने की कोशिश की। तो ये लोग इस्तेमाल ही करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं मुझे नहीं, सब कहते हैं कि मैं अच्छा। बिहार में मुकाबला एनडीए गठबंधन बनाम महागठबंधन के बीच है और अब दोनों ही ओर से सीटों का बंटवारा तय होने के बाद एक दूसरे पर आरोपों के तीर भी तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सीट बंटवारे पर और बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा हमारे साथ हैं। जीवीएल, स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी संवाददाता श्याम सुंदर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूँगा कि ऐलान ज़रूर हो गया है, लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसी फांस बची हुई है? फिर मैं कहूँ कि मांझी मान गए हैं तो कोई और नाराज़ हो रहा है? देखिए, जहाँ तक नाराज़गी का सवाल है, सीट बंटवारे को लेकर कम से कम अब ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी तरह का कोई फांस या कोई पेंच फंसा हुआ है। बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 48 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जीतन राम मांझी के साथ लगातार बैठकों का दौर चलाया और उसके बाद जीतन राम मांझी जितना दबाव बना सकते थे और जितने अपने दावे को पुख्ता तौर पर रख सकते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने रखा। और अगर जितना मेरा तजुर्बा है और राजनीति को समझने का, जीतन राम मांझी ने जो हासिल किया है उससे ज़्यादा शायद वो हासिल करने की नहीं सोच सकते थे। उनको पहले 12 से 15 सीट ऑफर की जा रही थी, अब उनको 20 सीटें दी गई हैं और कहा जा रहा है कि 5 सीटें। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नंबर नहीं बताया कि बीजेपी के सिंबल पर उनकी पसंद के कितने उम्मीदवार लड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की बातचीत चल रही थी, उसमें जीतन राम मांझी ये जानते हुए, ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर कम से कम जीतन राम मांझी को डंप नहीं कर सकती थी, उनको छोड़कर नहीं आगे बढ़ सकती थी। इस बावजूद जो जीतन राम मांझी को मिला है, उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कोई बहुत नुकसान में रहे हैं। 12 सीट से 20 सीट पे आना और उसके बाद कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ने की अगर उनको छूट दी जाती है, तो निश्चित तौर पर ये मैं कहूंगा कि इस पूरी बातचीत में जीतन राम मांझी अपना हिस्सा लेने में कामयाब रहे हैं। यानी कुशल राजनेता के तौर पर जीतन राम मांझी ने यहाँ पर निगोशिएट किया है। श्याम, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। जीवीएल, जैसे कि श्याम बता रहे थे, मैं आप समझना चाहूँगा, क्या जीतन राम मांझी फैक्टर बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है और इसीलिए आप लोग उनकी तमाम इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करते हुए वो नंबर दे दिया जो शायद उम्मीद नहीं दिख रही थी? नहीं कविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी पहले बार गठबंधन के साथ चुनावों में नहीं जा रही है। हमारे पास बहुत ऐसा अनुभव है और जब नए साथी आपके साथ जुड़ जाते हैं, हर एक का अपना महत्व है, हर एक का अपनी आकांक्षाएं हैं, तो ये सबको साथ लेकर चलना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पहली बार नहीं है। मैं समझता हूं ये अपने आप में एक जीत है। सबकी एक्सपेक्टेशंस को और हमारे पार्टी और हमारे कार्यकर्ता को एक्सपेक्टेशंस को सबको ध्यान में रखते हुए ऐसा एक नतीजे पर आज पहुंचे हैं जो सबके लिए स्वागत योग्य है, सबके लिए आमोदित है। तो इसलिए मैं समझता हूं ये हमारे विरोधी दल बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इस गठबंधन से कोई ना कोई किसी प्रकार की तनाव पैदा होगा, जिस प्रकार उनके खेमे में हुआ था, जिस प्रकार मुलायम सिंह यादव जी छोड़कर चले गए सपा, उस गठबंधन के सो कॉल्ड महागठबंधन के नेता खुद निकल गए थे उस गठबंधन से। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत स्मूथ वे में ये सारे बातचीत हो गई। बिल्कुल जी, ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने आपके गठबंधन में और विरोधी महागठबंधन में आपने मैनेज अच्छे से किया है। कम से कम आपने किसी को बाहर नहीं जाने दिया, नाराज जरूर हुए लेकिन उन्हें खुश कर दिया। लेकिन सवाल ये जीवीएल साहब कि जिस तरीके का मैं कहूँ कि कॉम्बो आपने तैयार किया है, ऐसा लग रहा था कि
रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन अचानक मांझी साहब के साथ खड़े होने से क्या आपको लगता है कि ताकत तेजी के साथ बढ़ गई है, या फिर मांझी फैक्टर को आप जेडीयू आरजेडी के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? कविन जी, राजनीति में हमारे गठबंधन को मजबूत करना और चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना, हमारे सामने जो लक्ष्य है वो केवल एक मामूली जीत का नहीं, पूरे एनडीए एक बहुत अच्छी एक परिणाम लेकर आ जाए, ताकि हम एक सुशासन दे सकें, स्थिर सरकार दे सकें बिहार को। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा, हमारे पक्ष में कोई एक फैक्टर आज बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है एक विकास देने के लिए एक बड़ा एक कोएलिशन। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें हमारे राज्य के सभी बड़े नेता हमारे साथ इस मुहिम में साथ रहना बहुत आवश्यक था, और हमारे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इसलिए हम पूरी तरह, हमें उम्मीद है हमें एक बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, न कि केवल एक बहुमत मिलेगी, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। इस प्रकार की आशंका, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन और उम्मीद पार्टी में आ जाए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप ने नंबर्स गेम को भी समझा है, सफलजिस्ट भी रहे हैं, आपने आंकड़ों को भी देखा है बहुत करीब से राजनीति में, अब आप एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप ये कहेंगे, या फिर आप इससे भले ही इग्नोर करें, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आज बीजेपी बिहार में जातिगत सांचे को दुरुस्त करके मैदान में उतर रही है, भले ही इससे पहले वो दावा करती रही हो कि जाति की राजनीति से वो दूर खड़ी है? कविन जी, आपकी सवाल बहुत अच्छी सवाल है। अब देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले चलना, तेजी से विकास को, बिहार को आगे बढ़ाना। उस प्रकार की रूपरेखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके भाषणों में आगे रखा है। बट लेकिन सामाजिक न्याय, सभी वर्गों के को साथ लेकर चले, सबको न्याय मिले, सबको इस पावर स्ट्रक्चर में अपना सबका अपना योगदान हो, ये भी पॉलिटिकल शास्त्र का, राजनीतिक शास्त्र का, राजनीति का एक बहुत ही आवश्यक एक पहलू है। तो इसलिए मैं समझता हूं, जाति को आगे रखकर चुनाव लड़ना एक बात होता है, जैसा राजद जदयू के गठबंधन करने जा रही है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो बिहार को आगे बढ़ाना, बढ़ता हुआ बिहार को जनता के सामने रखना, और उसमें ये सोशल जो कॉम्बिनेशन है, सोशल जस्टिस है, वो एक पहलू है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, राजनीति का एक हिस्सा है। चलिए जी, आपने कम से कम माना कि सोशल जो एक सिनेरियो होता है और जो जस्टिस का फॉर्मूला है, उसे भी अब बीजेपी अपना रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी है, और चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने ये जानकारी दी। 5 दौर के मतदान के लिए 62,779 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, और पहला मौका होगा जब किसी भी चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। इसके अलावा शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य में 323 पर्यवेक्षक होंगे, जिनमें से 247 सामान्य जबकि 80 वित्तीय पर्यवेक्षक। इस चुनाव में अवैध राशि के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। राज्य पुलिस और होमगार्ड के जवानों का इस्तेमाल पोलिंग केंद्रों पर लाइन लगाने और दूसरे कामों में किया जाना है। खर्च निगरानी टीम नामांकन के पहले दिन से ही काम शुरू कर देगी। बिहार में पहले दौर के लिए 12 अक्टूबर को वोट मतदान है, और इसके लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। और छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। बिहार का चुनावी समीकरण, ओवैसी की सियासी पतन, बिहार की आवाम किसके संग, किसको फायदा किसको नुकसान। देखिए देश देशांतर, बिहार चुनाव और ओवैसी, रात 8:30 बजे।
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से राज्य के शिक्षा मित्रों में निराशा है। दैनिक अखबार भास्कर के मुताबिक राज्य भर में सदमे और मायूसी से 7 शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। इस बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। वहीं आज विरोध स्वरूप प्रदेश में शिक्षा मित्रों ने काम नहीं किया। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस पूरे मसले पर दखल की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने राज्य के करीब 1.25 लाख शिक्षा मित्रों को हिला कर रख दिया है। कन्नौज में प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र बाबू सिंह इतने मायूस हुए कि उन्होंने मौत को ही गले लगा लिया। हाई कोर्ट ने फैसला किया हमारी नौकरी खतरे में है, तो इसीलिए उसने फांसी लगाई। वहीं शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का फैसला पलटते हुए शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक पद पर बहाली रद्द कर दी थी। इस फैसले के बाद राज्य के अलग अलग जिलों में शिक्षा मित्रों की सदमे से मौत या खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं। बरेली में तो 3,400 लोगों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। हमें इच्छा मृत्यु दे रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है। हम 3400 परिवार जब सड़क पे आ गए हैं तो हम इच्छा मृत्यु, हमें कोई हो रहा नहीं है। हम स्वयं मरने को तैयार हैं, बस राष्ट्रपति की हमें उसका इंतजार है। इस बीच राज्य सरकार ने मरने वाले शिक्षा मित्रों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है, उनको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, न उठावे जिससे उनका परिवार, समाज और हमारा शिक्षा विभाग दुखी हो। उनकी हर संभव सहायता सरकार करेगी। 2009 में तत्कालीन बीएसपी सरकार राष्ट्रीय प्रशिक्षण की अनुमति नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से ली थी, जिसके आधार पर शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के तहत 2 साल का बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया। 2012 में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का फैसला किया। अदालत के इस फैसले के बाद अब शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शनिवार को हुए विस्फोट की एसआईटी जांच करेगी। पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। उन्होंने हादसे के शिकार लोगों के परिजनों को रोजगार और 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। एनआईए की टीम ने भी हादसा स्थल का मुआयना किया। झाबुआ के पेटलावाद कस्बे में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। 2 दिन पहले हुए भीषण धमाके से लोग अब भी सदमे में हैं। सब लोग सदमे में बैठे हुए हैं। आज बड़ी हिम्मत करके दुकान खोली हम लोगों ने। आज ये जो घटना हुई, इससे पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। हर गली में मातम छाया हुआ है। अब जाकर धीरे धीरे से मार्केट हल्का हल्का खुल रहा है। हादसे के 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस घटनास्थल से धमाके से जुड़े सबूत जुटा रही है। हादसे का मुख्य आरोपी राजेंद्र कासवा अभी भी फरार है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस ने राजेंद्र कासवा के भाई के गोदाम से 69 डेटोनेटर भी बरामद किए हैं। इन पर लगातार कार्रवाई जारी है। कल ही रात में 2 जगह चेकिंग करके 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार ने विस्फोट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हमने तय किया है 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे ताकि लगभग 4,000 रुपए महीने उससे आए। आंगनबाड़ी में करवाएंगे जो जिसकी जैसी योग्यता है। फिर मकान भी एक आवास योजना के अंतर्गत देंगे ताकि मकान ठीक से बन जाए। शनिवार को झाबुआ के पेटलावाद में बस स्टैंड के करीब एक होटल में गैस सिलेंडर फट गया था। उसके बाद पास में स्थित विस्फोटक के गोदाम में धमाका हो गया। इस हादसे में 89 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में डेंगू का कहर थम नहीं रहा। राजधानी में इस बीमारी से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को सभी हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने की निर्देश दे दिए। हालांकि दिल्ली सरकार और नगर निगम डेंगू से निपटने के पुख्ता इंतजाम के दावे कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी में पिछले 1 हफ्ते में 613 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,872 हो गई है। मरीजों के इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों में बेड बढ़ाने और निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मैंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से खुद बातचीत की है और मैंने उनसे कहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और ये चार्जिंग जो है
वो ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार सितंबर में अब तक सबसे ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हुए हैं। इस चिंताजनक हालात के बावजूद दिल्ली सरकार और नगर निगम अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम का दावा कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर डेंगू को ठीक से मैनेज किया जाएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। हमने एंटिसिपेट किया था लास्ट ईयर से दुगना हो सकता है, हमने 3 गुने का अंजाम किया। ये जरूर है कि डेंगू के केसेस थोड़े बड़े हैं, लेकिन डेंगू महामारी नहीं है और डेंगू के केस को अंडर कंट्रोल किया जा रहा है, सब कंट्रोल्ड है। हमारे पास दवाई पर्याप्त है, हमारे पास स्टाफ पर्याप्त है। इन दावों के उलट अस्पतालों में इंतजाम नाकाफी हैं। हालांकि सरकारें हरकत में तो आई हैं, लेकिन आंकड़े अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। उधर उड़ीसा में भी सितंबर में अब तक 370 मरीज डेंगू से पीड़ित पाए गए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को भी जागरूक रहने के साथ एहतियात बरतने की जरूरत है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका ने अगले कुछ वर्षों में आपसी व्यापार 5 गुना करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अमेरिकी निवेशकों के लिए भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की अपार मौके हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि हालिया वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। दिल्ली में 11वें भारत अमेरिका आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को बेहतर माहौल मुहैया कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश बढ़ाने के लिए कराधान कानूनों में जरूरी बदलाव और कारोबार में सुगमता के लिए तेजी से कदम उठा रही है। Both the President of the United States and the Prime Minister have now set a very ambitious goal for bilateral trade to increase it 5 times from 100 billion to 500 billion over the next few years. अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही रक्षा क्षेत्र में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इसके लिए रक्षा क्षेत्र को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया गया है। Defense sector today has been opened up. A very large number of joint ventures are being entered into. The state is actively encouraging them, and we hope that from being only an exclusive importer of these products, we also start becoming a manufacturer of these products. It's only then that the Make in India becomes a reality. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान नरेंद्र मोदी सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री जेटली का मानना है कि मोदी की यात्रा का इन दोनों देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उम्मीद जताई उन्होंने कि हिंदी को जल्द ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिलेगी। उन्होंने हिंदी दिवस के मौके पर 2014-15 के लिए राजभाषा पुरस्कार दिए और हिंदी को देश की सभ्यता और विकास के बीच की कड़ी बताया। हिंदी को बढ़ावा देने वाले संगठनों और व्यक्तियों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंदी को सभ्यता और विकास की कड़ी बताया कि हम सबको प्रयासों में हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो सकेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदी को उतना महत्व नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। हिंदी अकेली ऐसी भाषा इस भारत की भाषा है जिसके संबंध में मैं कह सकता हूं कि यह केवल राजभाषा ही नहीं है बल्कि भारत की संपर्क भाषा भी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक तौर पर राजभाषा का दर्जा मिला। राज्यसभा में भी सोमवार से हिंदी पखवाड़े की शुरुआत हुई, जिसमें हिंदी को लेकर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी मंगलवार को 4 दिनों की यात्रा पर कंबोडिया और लाओस के लिए रवाना होंगे। चीन से सटे इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को पुख्ता करने के लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी मंगलवार की शाम कंबोडिया की राजधानी नोम पेन पहुंचेंगे। चीन, वियतनाम और थाईलैंड के साथ सीमा साझा करने वाले कंबोडिया और लाओस के साथ भारत के गहरे और पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए कंबोडिया भारत के पक्ष में है। कंबोडिया में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी प्रधानमंत्री हुन सेन सहित कई नेताओं से मिलेंगे। Honorable Vice President of India will be meeting the Cambodian Prime Minister Hun Sen and other leaders of Cambodia during the forthcoming visit. मोहम्मद हामिद अंसारी लाओस जाने वाले देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं। वो 17 सितंबर की शाम लाओस की राजधानी वियेन 3 पहुंचेंगे।
उनकी इस यात्रा के दौरान आर्थिक और बुनियादी ढांचे के निर्माण और कृषि क्षेत्र के विकास में मदद से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। We will reaffirm our commitment to strengthen and consolidate our relations. Also, we will be, this will give us a chance to enhance our economic engagement. आसियान में कंबोडिया और लाओस रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं। भारत इन देशों के साथ रक्षा संबंधों को भी मजबूत करना चाहता है। ये देश भी महसूस करते हैं कि इलाके में शक्ति संतुलन के लिए भारत को सक्रियता बढ़ानी चाहिए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज सर्वसम्मत से सुरक्षा परिषद के सुधार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने इस दस्तावेज की भाषा पर चर्चा के लिए राजी हुए हैं। इसमें सुरक्षा परिषद के विस्तार समेत कई मसलों पर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में आज नाटकीय तरीके से टोनी अबॉट को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अब मैल्कम टर्नबुल देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। लिबरल पार्टी की आज संसदीय बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी ने नए प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर वोटिंग कराई, जिसमें अबॉट को 44 और मैल्कम के खाते में 54 वोट आए। Well, thank you very much. A little while ago, खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।